आई तो कितना हम हटा सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, ओडिशा पर रूस ने फिर से हमला किया है। ओडिशा में ड्रोन से अटैक किया है, सरकारी इमारतों को रूस ने निशाना बनाया है। अब तक 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। शायद अब ओडिशा एक बड़ा हॉटस्पॉट बनने जा रहा है, क्योंकि अगर ये हाथ में रूस के आ जाता है तो यूक्रेन के पास नेगोशिएशन के लिए टेबल पर आने की कोई वजह नहीं बचेगी। वो सब कुछ गंवा चुका होगा और उसके बाद रूस जो कहेगा वो यूक्रेन को करना पड़ेगा। फिलहाल जो हालत है वो कीव की बात हो, ओडिशा की बात हो, सुमी की बात हो, खार्किव की बात हो, हर कहीं आपाधापी जैसी हालात हैं इस वक्त यूक्रेन में। रिहायशी इलाकों पर हो रहे हमले में लोग घायल हो रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ इन तस्वीरों के साथ मेरे साथ जुड़े हैं। ये ओडिशा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां ओडिशा में रिहायशी इलाकों पर हमला हुआ है। अब रिहायशी इलाकों पर हमला क्या पब्लिक को एक कर देगा, जैसा अभी यूके देवनाथ सर भी कह रहे थे, और क्या इसके बाद यूक्रेन का अगला कदम होगा? संजीव श्रीवास्तव सर मेरे साथ जुड़े हैं इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर। संजीव जी, वॉर में एक सरप्राइज एलिमेंट अगर हो तो वो बहुत बड़ा योगदान देता है कहीं भी एज लेने के लिए। पुतिन ने 27 तारीख को ये कहा था कि हम शांति के लिए एक नई सिरे से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और शायद तब ये सोचने लगे थे कि रूस कहीं या तो इस्तांबुल में या कहीं और यूक्रेन के साथ साथ शायद नेगोशिएट करेगा और उस पर सोच रहा है। लेकिन ठीक एक दिन बाद 24-25 घंटों के अंदर सबसे बड़ा हमला इस साल का यूक्रेन कर देता है जो हुआ। यानी आप किस तरीके से देख रहे हैं, शांति वार्ता क्या ठंडे बस्ते में गई? देखिए राजीव जी, इस एक बात बहुत स्पष्ट है कि ये जो लड़ाई है, इसमें जो महाशक्तियां इनडायरेक्ट तरीके से लड़ रही हैं, अमेरिका और नेटो एक तरफ, रशिया दूसरी तरफ, यूक्रेन की जो टेरिटरी का जो इस्तेमाल एक बैटल ग्राउंड के तौर पर ये जो कर रही हैं, इनके बीच में आपसी जो मिसट्रस्ट है वो बहुत ही ज्यादा है। और एक तरफ तो वो शांति की बात कर रहे थे कि एक नए सिरे से वो शांति के लिए अब जाएंगे, एक फ्रेश राउंड ऑफ नेगोशिएशन स्टार्ट होंगे इस्तांबुल में या कहीं और उसके बाद अब तक का जो युद्ध की शुरुआत से अगर देखें तो अब तक का सबसे बड़ा जो एरियल अटैक उन्होंने कर दिया है रशिया ने यूक्रेन के ऊपर। ओडेसा भी अब पूरी तरह से खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है, और यदि ये ओडेसा पर रशिया ने कब्जा कर लिया तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि ये पूरी तरह से लैंडलॉक जो कंट्री के तौर पे हो जाएगा। तो ये पूरी जो स्थिति है ये बेहद चिंताजनक है, और इसका सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो यूक्रेन के आम लोगों को उठाना पड़ा है। और मेरा अनुमान ये है राजीव जी कि ये युद्ध अभी लंबा चलेगा, और ये मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रशिया की द्वारा जो भी इस तरीके के मनूवर्स लिए जा रहे हैं और जो युद्ध की जो स्थितियां हैं उसके संबंध में अपने शांति प्रयासों के बारे में उनको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यदि रशिया इसी तरीके से टेरिटरीज को गेन करता गया तो अल्टीमेटली अगर ये किसी की हार होगी तो ये अमेरिका और नेटो की हार होगी, क्योंकि लड़ाई अमेरिका और नेटो ही इनडायरेक्ट तरीके से लड़ रहे हैं। यूक्रेन तो तबाह और बर्बाद हो ही रहा है, वो तो एक कड़वी सच्चाई है ही, लेकिन ये जो रशिया की तरफ से जो हमला किया गया था ये नेटो के एक्सपेंशन को के आधार को बना करके किया गया था। और यदि यूक्रेन फॉल करता है, यूक्रेन में रशिया बड़े विजय को हासिल करता है तो रशिया यूक्रेन तक ही रुकने वाला नहीं है, ये बात बहुत स्पष्ट है। और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं, अति महत्वाकांक्षी हैं। वो पुराने सोवियत यूनियन के गौरव को हासिल करने के उनके मंसूबे हैं, और वो पूर्ववर्ती सोवियत रिपब्लिक्स की तरफ बढ़ सकते हैं। स्वीडन और फिनलैंड तो इतने भयाक्रांत हो गए कि उन्होंने अपना न्यूट्रलिटी वगैरह की जो पॉलिसी को बिल्कुल दरकिनार करते हुए नेटो की शरण ले ली, नेटो के अम्ब्रेला में चले गए, और नेटो की संख्या, सदस्यों की संख्या 32 हो गई है। तो ये जो पूरी स्थिति है ये महाशक्तियों के बीच में आने वाले समय में जो युद्ध की जो एक आशंकाएं जो लगातार कैसे बनी रहेंगी इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। मेरा ये मानना है कि एक नए शीत युद्ध की तरफ ये विश्व है बड़ी तेज गति से बढ़ रहा है। ईरान के ऊपर जो अमेरिका ने हमला किया, और ईरान भी अब जाहिर है कि इसकी वजह से रशिया और चाइना के कैंप में और तेज गति से जाकर के शामिल होगा। और वहीं चाइना और रशिया अपने आप की जो पार्टनरशिप को नो लिमिट पार्टनरशिप पहले ही कह चुके थे, और ये पार्टनरशिप और गहरी भी होगी।
नॉर्थ कोरिया भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस रशिया यूक्रेन युद्ध में अपने सैनिकों को उतार रहा है। तो ऐसे में ये जो बिलो द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड एक जो युद्ध जो की स्थितियां डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स पे फ्लैश पॉइंट्स पर बनेंगी और एक नए शीत युद्ध की स्थिति स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। हमने देखा था कि एक बहुत ही तनाव भरे विश्व दौर में ये पूरा विश्व था और एक शीत युद्ध का एक लंबा दौर चला था। अब वो आने वाले समय में मैं ये देखता हूँ कि एक न्यू कोल्ड वॉर की सिचुएशन बनती जा रही है, नए तरीके का ध्रुवीकरण पैदा हो रहा है। चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये बेलारूस जैसे राष्ट्र एक तरफ एक खेमे में जाते दिखाई दे रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और उसके जो नेटो के जो एलाइज हैं, उसके जो कुछ एशियन एलाइज हैं, कुछ पार्टनर्स उसमें शामिल हो सकते हैं। और ये जो नया ध्रुवीकरण है, ये जाहिर है कि एक नए तनाव के वातावरण को लेके आ रहा है। हथियारों की होड़ बढ़ रही है। आप देखिए तो राष्ट्र नए नए एयर डिफेंस सिस्टम, तो अमेरिका गोल्डन डोम की बात कर रहा है कि वो स्पेस बेस्ड वेपन्स का इस्तेमाल करेगा, एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। राष्ट्र अनेक तेज गति से हाइपरसोनिक मिसाइल्स न सिर्फ बना रहे हैं बल्कि इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल तेज गति से कर रहे हैं। रशिया ने यूक्रेन के हमलों में अनेक हाइपरसोनिक मिसाइल्स इस्तेमाल किए हैं और अभी ईरान ने इजराइल के ऊपर जो हमला किया उसमें भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है। आवाज से की गति से 5 गुना तेज गति से चलने वाले ये जो वेपन्स हैं, वो जाहिर है कि उनकी कैपेबिलिटीज भी बढ़ रही है। 25 मैक तक के जो राष्ट्र डेवलप कर रहे हैं और उनके रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम डेवलप किए जा रहे हैं। तो ये पूरे विश्व के लिए आने वाले समय में एक गहरी जो तनाव की स्थितियां बन रही हैं और इसको लेकर के जाहिर है कि विश्व में चिंता तो अवश्य है, लेकिन मैं इस रशिया यूक्रेन के युद्ध को एक लंबे समय तक चलते हुए देख रहा हूं। जो स्थितियां अभी दिख रही हैं और जैसा विश्वास का संकट है, कोई दूसरे की आप भरोसा नहीं कर सकता। लंबे समय तक आप चलता हुआ देख रहे हैं इस युद्ध को और आपने इसके कई